Hello friends, welcome to my YouTube channel Just Rote Informatics. Now we will proceed with a new course, that is EHI 4. The title of the course is India from 16th to mid 18th century. This entire course is divided into different parts. ये पूरा कोर्स जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है EHI 4. तो सबसे पहला इसका जो पार्ट होगा वो होगा जैसे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फॉर्मेशन इन सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया, कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फॉर्मेशन जो थी सेंट्रल एशिया या वेस्ट एशिया में किस तरह से हुई। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है उसमें आएगा द पॉलिटी एंड इकोनॉमी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, कि हिंदुस्तान के अंदर किस तरह से डिफरेंट जो पार्ट्स से वहाँ की पॉलिटिकल व्यवस्था कैसी थी या उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी। इसके अलावा जो थर्ड इसका पार्ट होगा वो होगा कमिंग ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। तो भारत के अंदर जैसे पुर्तगीज़ आए, ब्रिटिशर्स आए, फ्रेंच आए, इस तरह से जो ट्रेडिंग कंपनीज थी वो भारत में कब कैसे आई, तो वो इसके बारे में हमने स्टडी करेंगे इसमें। इसके अलावा जो मुग़ल पीरियड था, यानी कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिस चैप्टर के ऊपर ये चैप्टर पूरा बेस्ड है वो है मुग़ल पीरियड। मुग़ल पीरियड में हम पढ़ेंगे कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किस तरह का था। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर और लैंड रेवेन्यू सिस्टम किस तरह के थे, उनका ट्रेडिंग किस तरह का था, लाइफस्टाइल किस तरह का था, आर्किटेक्चर कैसे था, इसके अलावा आर्ट्स एंड पेंटिंग किस तरह की थी, और इसके अलावा बाद में हम लास्ट में करेंगे कि इनका जो मुग़ल पीरियड का डिक्लाइन किस तरह से हुआ। इसके अलावा राइज़ ऑफ मराठास और राजपूत स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं इस पूरे कोर्सेज के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। तो नाउ वी विल डिस्कस विद ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स अडॉप्टेड बाय मुगल्स, कि मुगल्स का ऑर्गेनाइजेशन या फिर इनका ओरिजिन जो है कहाँ से हुआ, या फिर इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्या थे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम ये टॉपिक जो है कवर करेंगे। सबसे पहले मुग़ल पीरियड कहाँ से शुरू हुआ। मुग़ल पीरियड का जो एम्पायर थी वो 1556 से स्टार्ट हुआ और 1717 तक मुग़ल पीरियड रहा। उस दौरान जो है मुग़ल पीरियड का ओरिजिन अब किस तरह से हुआ, तो बाबर के द्वारा मुग़ल पीरियड का ओरिजिन हुआ। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम बाबर का, कि डिस्कस द ओरिजिन ऑफ मुग़ल पीरियड, कि मुग़ल पीरियड का ओरिजिन किस तरह से हुआ। सबसे पहले कहते हैं जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर हु डिफीटेड इब्राहिम लोदी एट पानीपत इन 1526। बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, तो जिसको इब्राहिम लोदी ने के साथ इसका युद्ध हुआ पानीपत में। तो 1526 में उस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई, जिससे क्या हुआ, फाउंड ए मुग़ल एम्पायर इन इंडिया, और उसके बाद मुग़ल एम्पायर जो है वो भारत के अंदर इस्टेब्लिश हुई। तो बाबर वाज ए डिसेंट ऑफ तैमूर ऑफ हिज फादर साइड। तो अगर फादर साइड देखा जाए तो ये तैमूर का जो डिसेंट थे। इसके अलावा जो चंगेज खान थे ऑन द साइड ऑफ हिज मदर, दूसरा मदर की फैमिलीज में ये चंगेज खान की फैमिली से थे। एंड ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर उमर शेख मिर्ज़ा बाबर इनहेरिट द एंसेस्ट्रल किंगडम ऑफ फरगना इन 1494। तो 1494 में ये फरगना जो इलाका था वो सारा का सारा बाबर के पास आया आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। तो इसके बाद ऑन अकाउंट ऑफ हिज प्रिकेरियस पोजीशन इन द सेंट्रल एशिया, तो इस तरह से इसकी जो सेंट्रल एशिया में पोजीशन स्ट्रांग हो गई। एंड आफ्टर क्रॉसिंग इंडिया इन्वेड इंडिया 5 टाइम्स, तो भारत में इन्होंने 5 बार हमला करने की कोशिश की। एंड द फर्स्ट रियल एक्सपीडिशन टुक प्लेस इन 1519। तो 1519 में सबसे पहली बार बाबर ने भारत पे हमला किया। एंड व्हेन ही कैप्चर्ड बेरा, एंड फिफ्थ वाज डिफीटेड बाय इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन अप्रैल 1526। तो इस तरह से बाबर ने पहला युद्ध जो था भारत में हमला जो था इन्वेड किया 1519 में, और लास्ट में जब भारत में एंटर हुआ तो वो 1526 में पानीपत के युद्ध से वो भारत के अंदर एंटर हो पाया। इसी तरह से इन 1556 एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ पानीपत द पोलिटिकल पावर इन हिंदुस्तान वाज बीइंग शेयर्ड बाय द अफगान्स एंड द राजपूत। तो 1556 में
उस समय जब पानीपत का युद्ध हुआ, पानीपत के युद्ध के बाद जो पॉलिटिकल पावर थी हिंदुस्तान की वो अफ़गान और राजपूतों के साथ शेयर होती थी। तो आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी, तो जब इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया तो उसके बाद ही हैड वन ए डिसिसिव विक्ट्री अगेंस्ट द अफ़गान। तो अफ़गानों के खिलाफ भी उसकी जो है जीत हुई। एंड बट द बाबर कॉन्क्वेस्ट ऑफ हिंदुस्तान वुड हैव बीन इनकम्प्लीट टिल द डिफीटेड द राणा ऑफ मेवाड़, संग्राम सिंह और राणा सांगा, हु वॉज द ग्रेटेस्ट राजपूत प्रिंस ऑफ द पीरियड। तो लेकिन बाबर की जीत उस समय तक कंप्लीट नहीं मानी गई जब तक मेवाड़ के जो राणा था संग्राम सिंह या राणा सांगा जिसको कहते हैं, तो वो राजपूत प्रिंस जो है जब तक उसको वो हरा नहीं लेता। तो ए डिसिसिव बैटल टुक प्लेस ऑन मार्च 16, 1527 एट खनौआ, ए विलेज सम 60 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द आगरा। तो आगरा से 60 किलोमीटर वेस्ट पे एक खनवा जगह थी जहाँ पे ये युद्ध हुआ राणा सांगा के साथ मार्च 16, 1527 में। तो ये युद्ध जो था बाबर की फोर्सेस के साथ और राणा सांगा के साथ हुआ। और इन दिस बैटल द लेटर डिसिसिव डिफीट एंड खनवा एंड कन्फर्म दैट कम्प्लीटली बाबर विक्ट्री एट पानीपत। तो इस तरह से जो है फिर डिसिसिव जो एक डिफीट हुई राणा सांगा की, जिसमें बाबर को कंप्लीट विक्ट्री मिल गई पानीपत में। एंड ही वॉज नॉट destined to enjoy the fruits of conquest because shortly afterward he died at Agra on December 26, 1530। लेकिन जो बाबर की जीत थी ये कोई लंबे समय तक नहीं रही, क्योंकि दिसंबर 26, 1530 को जो है आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई, जिसके कारण जो है ये जीत उसकी इनकम्प्लीट रही। लेकिन कहते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं हमें कहाँ से मिल जाती हैं। ए डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ बाबर कैरियर इज़ फाउंड हिज ऑटोबायोग्राफी तुर्क हिंद, तुर्क बाबरी और बाबरनामा। तो बाबरनामा या तुझके बाबरी जो है जो किताब है उसके अंदर, इसकी ऑटोबायोग्राफी के अंदर ये सारा का सारा जो है मदर टंग तुर्की भाषा में जो है वो सारा लिटरेचर मिल जाता है। तो इस तरह से बाबर के बारे में हमने बताया कि किस तरह से बाबर का भारत के अंदर इन्वेड हुआ, किस तरह से पानीपत का इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध हुआ और बाद में वो धीरे धीरे करते जो है भारत के बाकी इलाकों में भी उसने अपना कंट्रोल किया। तो ये था पहला क्वेश्चन जो बताया कि किस तरह से मुग़ल पीरियड का भारत में ओरिजिन हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो बताएंगे कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हुमायूं, कि हुमायूं की क्या कंट्रीब्यूशन थी या हुमायूं क्यों डिफीट हुआ भारत के अंदर। हुमायूं जो है वो एक कमज़ोर शासक कैसे साबित हुआ, तो वो इस क्वेश्चन में हम उसको पढ़ेंगे कि बाबर जो है वो एल्डर सन ऑफ हुमायूं, ये हुमायूं का सबसे एल्डर सन था। एंड हु सक्सीड हिम इनहेरिट ए मोनार्ची विच कुड बी हेल्ड टुगेदर ओनली बाय द कॉन्टीन्यूस ऑफ वॉर कंडीशंस। लेकिन अपने फादर की मृत्यु के बाद, मौत के बाद, उसको अपने फादर की सारा राज जो है वो मिला, लेकिन उसको वो कंटिन्यू नहीं कर सका क्योंकि लगातार जो है वार चलती रही, जिसके कारण इसका जो खजाना था, जो शाही खजाना था, द इम्पीरियल ट्रेजरी वाज ऑलमोस्ट बैंकरप्ट। तो जितना भी इसका शाही खजाना था वो सारा खाली हो गया। एंड बियॉन्ड द फ्रंटियर पावर्स पॉलिटिकल फोर्सेस सच एज मालवा, गुजरात, बंगाल वर अरेड अगेंस्ट द मुगल्स। क्योंकि जो मालवा था, गुजरात था, बंगाल था, इनकी ये छोटे छोटे जो पॉलिटिकल फोर्सेस थी ये भी मुगल्स के अगेंस्ट थी। तो ऑन टॉप इफ़ इट हुमायूं डिवाइडेड द एम्पायर इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर अमॉन्ग द थ्री ब्रदर्स। लेकिन अगर हुमायूं अपनी जो पूरी इनहेरेंट एम्पायर थी उसको अगर वो अपने ब्रदर्स में बांटता, जैसे कामरान, हिंदल और अस्कर में, द अफगान हु हैड नॉट येट क्रश्ड ऑलमोस्ट रेज देयर हेड्स। इसके अलावा जो अफगान्स थे वो भी, जिनको इन्होंने क्रश नहीं किया था, वो भी अब सर उठाने लगे थे। एंड ऑफ देम शेर खान known as a शेर शाह सूरी proved to be a most formidable enemy of हुमायूं। इसके अलावा जो शेर शाह सूरी था, जिसको हमने शेर खान के नाम से भी जानते हैं, वो भी हुमायूं का एक कट्टर विरोधी था। तो आफ्टर डिफीटिंग एट चौसा एंड कन्नौज इन 1540 कम्प्लीटली शैटर्ड हिज प्रॉस्पेक्ट्स।
तो जब चौसा और कन्नौज के अंदर 1540 में उसको हराया गया तो उसके बाद जो है उसने बदला लेने की कोशिश की। एंड आफ्टर हिज फाइनल डिफीट एट द हैंड्स ऑफ शेर शाह सूरी, द मुगल अम्पायर इन इंडिया वॉज टेम्परली एक्लिप्स्ड एंड हुमायूं हैड टू पास नियर बाई 15 ईयर्स इन एग्जाइल्स। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने शेर शाह सूरी से युद्ध किया तो शेर शाह सूरी से ये मुग़ल अम्पायर जो थी वो धीरे धीरे डाउनफॉल पे आ गई, और इस तरह से जो हुमायूं था वो धीरे धीरे वो 15 साल के लिए जो एग्ज़ाइल में चला गया, जेल में चला गया 1540 से लेके 1555 तक। इस तरह से हुमायूं जो था वो एक कमज़ोर कड़ी साबित हुआ, जिसके कारण शेर शाह सूरी ने उस राज्य पे दोबारा से जो है अपना कंट्रोल स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट वर द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स अडॉप्टेड बाय अकबर। तो अकबर के द्वारा कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो थे अडॉप्ट किए गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से मुगल्स के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजन लिए गए थे। तो सबसे पहले आता है कि ही मेड ए कॉन्टीन्यूस एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो अकबर था, अकबर ने लगातार ही एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म करते रहे। एंड अकबर गेव मुगल इंडिया वन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो जो अकबर था, अकबर ने जो मुग़ल इंडिया था उसके अंदर एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज रखी जिसका नाम पर्शिया था। पर्शियन लैंग्वेज को ही एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। इसके अलावा यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड कॉइनेज, पूरे भारत के अंदर जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लागू किया। कॉइनेज यानी कि सिक्के जो हैं वो चलाए। इसके अलावा जो कॉमन सिस्टम ऑफ वेट और मेजर्स, जो वेट का या मेज़रमेंट का जो सिस्टम था उसको एक कॉमन मेजर सिस्टम में लाया। इसके अलावा जो अकबर अबंडन्ड द इस्लामिक थ्योरी ऑफ टैक्सेशन, जो टैक्सेशन की थ्योरी थी वो इस्लामिक थ्योरी ना अडॉप्ट करके उसने अडॉप्टेड द वन प्रेवलेंट इन इंडिया, दैट टैक्सेशन वाज एसेंशियली a considerable paid to the king for protection given to the subjects and the administration he had to maintain for that purpose। तो उसने क्या किया, जो इस्लामिक थ्योरी थी टैक्सेशन की उसको अडॉप्ट ना करते हुए उसने एक जनरल टैक्सेशन पॉलिसी बनाई ताकि वो सभी लोगों से टैक्स कलेक्ट कर सके और उस टैक्स के बदले में उनको जो है उसके जो पर्पस है उसको मेंटेन कर सके। इन 1582 द होल रेवेन्यू सिस्टम वाज ओवरहॉल्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ टोडरमल। तो जो 1582 में जो रेवेन्यू सिस्टम था वो सारा का सारा कंट्रोल टोडरमल के द्वारा किया जाता था, जो उस समय का अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर था। तो जो रेवेन्यू सिस्टम था इंट्रोड्यूस बाय हिम नोन एज ए टोडरमल बंदोबस्त और जब्ती सिस्टम। तो उस समय का जो रेवेन्यू सिस्टम था उसको हम टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं या जब्ती सिस्टम भी कहते हैं, जिसकी जो बेस्ड था क्लासिफिकेशन और मेजर ऑफ द लैंड की क्लासिफिकेशन और उसकी मेजरमेंट के आधार पे जो था वो टैक्स लिया जाता था। द सेम ईयर, उसी साल जो है 1582 में दस्तूर अमल्स, जिसको हम कहते हैं कोड ऑफ रूल्स वाज इशूड फॉर रेवेन्यू ऑफिशल्स। तो जितने भी जो रेवेन्यू ऑफिशल्स थे उनके लिए कोड ऑफ रूल्स जो है वो लागू किया गया, जिसमें अर्लियर इन 1575 एंड 76 द अम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 12 सूबास। तो इससे पहले जो थी जो पूरी एम्पायर थी अकबर की वो 12 सूबों में बंटी हुई थी, यानी कि 12 प्रोविंसेस में बटी हुई थी। हुज नंबर इंक्रीज टू 15, जिसके नंबर को उन्होंने 15 तक इंक्रीज कर दिया जब उन्होंने दक्कन एरिया के अंदर अपना आधिपत्य जमा लिया। इसके अलावा ईच सूबा, जो हर एक सूबा था उस प्रोविंस था उसको वाज डिवाइडेड इनटू सरकार्स। तो उसको उन्होंने सरकार में डिवाइड किया और ई सरकार इनटू परगनाज या महल्स, और हर एक सरकार को डिवाइड किया परगनाज के अंदर या महल्स के अंदर। तो इस तरह से जैसे आज हमारा सिस्टम होता है, जैसे हम तहसील्स हैं, ब्लॉक हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, इस तरह से ही उस तरह से पुराना सिस्टम था। तो इन ऑल द प्रोविंसेस टू यूनिफॉर्म प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव वाज इंट्रोड्यूस। तो इस तरह से जितने भी प्रोविंस थे वो उनमें यूनिफॉर्म प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, वो सेम जो है एक जैसा ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। एंड आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द गुजरात इन 1573 to 74
द ऑफिसर्स वर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट रैंक्स। जिस तरह से ये एरियाज़ को डिवाइड किया था, प्रोविंसेस को, सरकार्स को या महल्स को, प्रगनास को, इसी तरह से जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे उनको भी क्लासिफाई किया डिफरेंट रैंक्स में। जैसे मनसब थे, विच लेड टू ग्रोथ ऑफ मनसबदारी सिस्टम, जहाँ से मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। एंड दिस सिस्टम वाज एट द कोर ऑफ मुगल सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहीं से मुगल का सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो चला। एंड आल्सो द मुगल नोबिलिटी, तो मुगल की जो नोबिलिटी थी, यानी कि जो मुगल का राजपाट था, वो सारा इन्हीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स बनाए थे इन्हीं के द्वारा वो सारा कंट्रोल होता था। द ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ द अकबर वाज दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय हिम सर्वाइव्ड। तो ये जो अकबर के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया, तो ये मुग़ल पीरियड के एंड तक, जब तक मुग़ल पीरियड सर्वाइव रहा तब तक ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है चलता रहा, लेकिन उसमें थोड़ी सी माइनर चेंजेस की गई। एंड टिल द फाइनल डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर, जब तक मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन नहीं हो गया तब तक माइनर चेंजेस की गई। अदरवाइज़ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वो अकबर का ही लागू किया गया। ये सारा मुग़ल पीरियड के हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। ये पार्ट 1 था। इसके अलावा जो अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।